हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट होगा और आगे आने वाली वीडियो अलग अलग पार्ट पे इसी चैप्टर के टॉपिक पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ओवरव्यू पढ़ेंगे और द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑन 14 जुलाई 1789 रूमर्स दैट द किंग ऑर्डर आर्मी टू फायर ऑन दिस सिटीजन कॉज्ड अलार्म इन द सिटी ऑफ पेरिस। इसका मतलब ये 14 जुलाई 1789 में एक रूमर्स अफवाह फैली थी कि किंग ने ऑर्डर किया अपनी आर्मी को टू फायर ऑन द सिटीजन पे ऊपर गोली चलाने के लिए, जिसकी वजह से पेरिस सिटी में एकदम अलार्म बज गया। अलार्म सिटी कॉज अलार्म, वायलेंस क्रिएट हो गया, सिटीजन ने घबरा गए, एक टाइप का हड़कंप मच गई। दूसरा पॉइंट, 7,000 मेन्स एंड वुमेन्स गैदर इन टाउन हॉल एंग्री ऑन द किंग स्टेटमेंट क्रिएटेड वायलेंस। और जब ये अलार्म टाइप का जब बन गया, जब हड़कंप टाइप का हो गया, तो 7,000 मेंस और वुमेन्स सब लोग मिल के एक टाउन हॉल के आगे आए। टाउन हॉल के आगे इसलिए हैं, लड्डू ने बिट रहा था वहाँ पर। वो लोग किंग के स्टेटमेंट में गुस्सा थे। किंग का स्टेटमेंट मतलब वही जो ओपन फायर ऑन दी सिटीजन, यही। और जिसकी वजह से 7,000 मेंस और वुमेन्स वायलेंस क्रिएट कर दी, अहिंसा कर दी है पूरे शहर में। और जिसकी वजह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, पुलिस स्टेशन सब में अटैक कर दिया उन लोगों ने एकदम गुस्से से। द कमांडर ऑफ बेस्टिले वाज किल्ड एंड 7 प्रिजनर्स वर रिलीज। और इसके साथ ही साथ जो बेस्टिले था, वहाँ का जेल, जैसे अपने यहाँ का सेंट्रल जेल है उसी तरह वहाँ का बेस्टिले था। तो जेल में कमांडर, वहाँ के जो गार्ड्स थे, उनको मार दिया गया था। कमांडर ऑफ बेस्टिले वाज किल्ड मतलब उनको अटैक टाइप का हो गया था। तो उसमें जो वहाँ के गार्ड थे जो उसको ताकते वक्ते थे, उनको मार दिया गया था। और 7 प्रिजनर्स जो साथ में जेल में जो रहते थे, 7 प्रिजनर्स वर रिलीज। अब देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन इन 1774 एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। लुई 16 वहाँ के राजा बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। और थ्रोन मतलब सिंहासन पे वो उनको राजा बना दिया गया था 1774, मतलब सिंहासन पे चढ़े 1774 में 20 साल की उम्र में। उनकी वाइफ थी, उनके वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रेलियन नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर आपको देखना हो कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रिया, तो आप गूगल मैप में देख सकते हो। लुई 16 इनहेरिटेड एम्प्टी ट्रेजर बिकॉज, देखो जो ये राजा थे ना लुई 16, देखो ऐसे तो क्या होता है, कोई राजा बनता है तो उसको पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, धन संपत्ति, दौलत, सब कुछ मिलता है। लेकिन इनको जो मिला था एकदम खाली खजाना मिला था। इनको कुछ था ही नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था, इसके रीजंस हम आगे पढ़ते हैं। वार ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, युद्ध के कारण जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के, वार के कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जो फ्रांस के, मतलब जो थोड़ी बहुत पैसे वैसे थे, वो तो जानते हो आप, वार की वजह से गन लगती है, गोलियां लगती हैं, खाना पीना लगता है सोल्जर को। इसकी वजह से जो फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशन थी वार की वजह से थोड़ी कम हो गई। अब हम जानते थोड़ी बहुत, अगर आजकल वार होती है, युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक पे फ़र्क आता है ना। इसी तरह इसमें भी फाइनेंशियल रिसोर्स ड्रेन हो चुकी थी वार की वजह से। और दूसरा एक कारण था मेंटेनेंस। वर्साइल्स जो महल था, वहाँ का एक कोई चर्च था, उसकी मेंटेनेंस जो था उसका भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस था वर्साइल का, वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से इनको एम्प्टी ट्रेजर मिला था। तीसरा पॉइंट है, लुई 16 हेल्प 16 कॉलोनीज इन अमेरिका टू गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, द डेप्ट इंक्रीज 1 बिलियन लीवर्स मोर। लुई 16 16 जो कॉलोनीज़ थी अमेरिका में, 16 कॉलोनीज़ को हेल्प किया था। कॉलोनीज़ मतलब जो बड़ी बिग पावर्स होती हैं वो छोटी कंट्री को अपने अंडर कर लेती हैं, फिर जो छोटी कंट्री होती हैं उनको कॉलोनीज़ कहते हैं। तो अमेरिका में 16 कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटेन एक बिग पावर थी, हम भी ब्रिटेन के अंदर थे, इंडिया भी ब्रिटेन के अंदर थी, हम भी मतलब एक कॉलोनी थी ब्रिटेन के। लेकिन 17th सेंचुरी में नहीं थे हम लोग, 20th सेंचुरी में थे, 19 और 20th सेंचुरी में। तो लुई 16 ने 16 कॉलोनीज़ को हेल्प किया अमेरिका में, 16 देशों कंट्री को हेल्प किया अमेरिका में ब्रिटेन से फ्रीडम दिलवाने में। जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर किसी की हेल्प करते हैं तो इकोनॉमिकली भी हेल्प हुई थी इसमें। इसकी वजह से 1 बिलियन लीवर्स का हम लोगों को नुकसान हुआ था, डेप्थ हो गया था। हम लोग डेप्थ में, कर्जे में पड़ गए थे $1 बिलियन में, 1 बिलियन लीवर्स में, सॉरी लीवर्स मतलब फ्रांस करेंसी, वहाँ की तब की करेंसी जो थी फ्रांस की, उसको लीवर्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
द ओल्ड रिजीम सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी। ओल्ड रिजीम, आपको ओल्ड रिजीम सुन के क्या लगता है? ये कुछ पुराने ज़माने टाइप का, मतलब कुछ पुराने तौर तरीके उसी तरह ना, तो उसका डेफिनेशन भी वही है। सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस, मतलब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन थी जो फ्रांस में इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब जो 17th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी का अगर बात की जाए, इसका मतलब 1701 से 1799। बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ भी होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना। देखो गाइस, 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट द क्लर्जी, द सेकंड स्टेट द नोबिलिटी, द थर्ड स्टेट द पीजेंट्स। जैसे हमारे यहाँ अपने इंडिया में अभी भी है, और जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसी तरह उसी समय फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट द क्लर्जी own large area of land. They did not pay taxes but extracted taxes from peasants in the form of tithes. ये लोग एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड, इनके पास ज़मीन बहुत होती थी, ये लोग राजा महाराजा थे ना, तो ये लोग, इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, ये लोग रिच मेंबर में आते थे, और ये लोग टैक्सेस नहीं देते थे, ये लोग बिल्कुल, बल्कि उसके जहाँ पे टैक्स लेते थे पीजन से, जो गरीब होते थे उनसे टैक्स लेते थे तिथीस के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से टैक्स पीजन से लिया जाता है क्लर्जी के द्वारा, तो उस टैक्स का नाम तिथीस होता है। ठीक है गाइस, इसको याद रखना। द सेकेंड स्टेट द नोबिलिटी ओन 60% ऑफ लैंड अलॉन्ग विथ क्लर्जी, दे वर ऑल्सो रिच मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। ये भी वही हैं, 60% ऑफ लैंड ओन करते थे, और क्लर्जी के साथ साथ नोबिलिटी और क्लर्जी, दो अपर क्लास, ये लोग रिच मेंबर थे सोसाइटी के। द थर्ड स्टेट द पीजेंट्स। अब देखो, ये लोग पीजेंट्स क्या थे? पुअर फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, है ना। तो दे वर लार्ज इन पॉपुलेशन एंड अप्रॉक्स 90%, बट हैविंग लेस लैंड टू कल्टिवेट। वो उनकी जो जनसंख्या, पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, 90%, फ्रेंच की 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की ही थी, बल्कि 10% क्लर्जी और नोबिलिटी होगी, है ना। लेकिन देखो, बट हैविंग लेस एंड लैंड टू कल्टिवेट, इनके पास ज़मीन कम होती थी। क्यों? क्योंकि 60% लैंड तो नोबिलिटी क्लर्जी के पास होती थी, तो 90% पॉपुलेशन इनकी, और लैंड सिर्फ 40%। इसकी वजह से थोड़ा उस समय भेदभाव चल रहा था। टेली दे पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डेली कंजप्शन। जो डायरेक्ट टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, वो उसको टेली बोलते हैं। मतलब पीजेंट्स जो थे, दो टाइप के टैक्स देते थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसको टेली बोलते थे, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे वो डेली कंजप्शन पे दिए जाते थे। डेली कंजप्शन जैसे सॉल्ट, तंबाकू एक्सेट्रा। तो आज हमारा इस वीडियो का एंड हो चुका है, और हमने ओवरव्यू, इंट्रो और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी देखा है। आगे आने वाली वीडियो अगले टॉपिक पे होगी। थैंक यू।